भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई है? औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ किनके? पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की है। कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी आईटी सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है, लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है मोदी जी, जवाब। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। वो जो कल तक महाराष्ट्र में एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, कह रहे थे कि भैया बटोगे तो कटोगे, समाज को तोड़ने वाला जहर है ये, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण का औजार है। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थी, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक, कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। एक बात नहीं कहिए भारत माता की जय। अभी पता चलेगा। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है भाई। ये फंस गया सी। गोडसे के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? ग्वालियर में आपने गोडसे का मंदिर बनाया है। अरे बाप
अरे ये तो धोती खोल रहा है। बोलिए गोड से मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी, सस्पेंड हो जाइएगा। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। बस अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। खत्म। 5 बोलिए ना महाराज। गया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। आप पीएम का ऐसी इस तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? गलत नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये, वो गायब हो जाता था हर मौके पर। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। कवाली बेइज्जती। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? आज भारत आगे बढ़ रहा है, जापान की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, चाइना की स्थिति खराब हो रही है, रसिया का जो है इकोनॉमी डाउन हो रहा है, ब्रिटेन को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं, जर्मनी का जो है बहुत सारा कार मैन्युफैक्चरर जो है भारत में आके जो है कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, इटली हम लोगों से बहुत पीछे चला गया है, हम लोग अमेरिका और चीन को टक्कर देने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया हमसे पीछे है। अब जरा बताइए, उसके बावजूद जो है भारत को बदनाम करने का प्रयास जो है ये लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ के सरकारों से पैसा लेते हैं। अच्छा, और कैसे भारत को बदनाम किया जाए ये काम करते हैं। अभी कुछ पत्रकार और कुछ नेता पकड़े गए थे ना, कुछ ही दिन पहले पकड़े गए थे, जो चाइनीज फंडिंग पे जो है काम कर रहे थे। किसी भी शहर में जाता हूँ ना, किसी की सरकार हो, सरकारी स्कूल की यही हालत होती है। मैं ये कहता हूँ कि BMW से आने वाला बच्चा जो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ता है, वो इस जगह पे पानी पी के दिखा दे, खड़ा नहीं रहेगा, और उसका बाप या उसकी माँ वहाँ पे खड़ी रह के दिखा दे कि उसका बच्चा यहाँ पानी पिए। पता है क्या होगा? वो टीवी स्टूडियो में बैठ के ओपिनियन बनाने लगते हैं कि कंट्री इज नॉट शाइनिंग। लेकिन जब ये गरीब लोग ऐसे हालात में पानी पीते हैं तो उनका कोई ओपिनियन नहीं बनता। बात तो सही है। लेकिन जब कैमरा इस क्लासरूम में गया तो दिल भर गया। 3 लड़कियां इतने बड़े क्लास में पोछा लगा रही हैं। इससे पहले झाड़ू भी दे चुकी हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं हमलावर पत्रकार नहीं हूं कि पूछने लगूं कि यहाँ ये क्यों हो रहा है। जो हो रहा है वही देख लीजिए। तुम्हें शर्म है कुछ? लाओ लाओ, ऐसा है कि ये थोड़ा टीवी की नौटंकी मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, मैं भी कर लेता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं कई जगह देखा कि बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं या पोछा कर रहे हैं। काम करने में कोई खराबी नहीं है, पर कुछ तो खराबी है ना? मैं बोलूं कि आप खुद समझ जाएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। मुझे याद है मान्यवर, 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। राहुल गांधी के पास क्या योग्यता है? लोग पप्पू कहते हैं उसको, वो प्रधानमंत्री पप्पू कहेंगे, पीएचडी करने वाले को पप्पू कहेंगे और अनपढ़ को कहेंगे। पढ़ा लिखा जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है वो। मतलब वो जो अनपढ़ है, हाँ, कैसे वो देश के ऊपर एक बोझ है। वो कौन बोझ है? राहुल गांधी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। ये देखो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है फेकू कौन है, गूगल पे लिखा है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ब्लफ मास्टर मोदी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा फेकू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गूगल बोल रहा है। ये देखो, नहीं मानूंगा इसके बाद। मतलब गूगल नहीं मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे, और अंधविश्वास मानेंगे, टेक्नोलॉजी नहीं मानेंगे। कौन है ये लोग? अद्भुत। आप सबको याद होगा, मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया। और वही काम खड़गे जी राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब
जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सबके जवाब को मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है, लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये बताइए, महंगाई डायन खाए जाते किसके जमाने में बना था गाना? हमारे जमाने में बना था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने बनने दिया था। बात तो सही है, हमने पाबंदी नहीं लगाई थी। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कंट्रोल कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम ये बोल तो रहे हैं, कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन हैं? मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया बोल रहा है, दुनिया किसी यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स बोल रहा है कि किसकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। अभी बता दे भाई, इतने पत्रकार जेल गए, आपको नहीं पता है? नहीं, कम से कम पत्रकार साथियों का तो पक्ष लीजिए। वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के मतलब सब स्वतंत्रता है। अगर आप सरकार की तारीफ करेंगे तो पर हम आ जाएंगे। यही वो देश है जहां पर एक वक्त ऐसा आया था जब काला अखबार भी निकला था, और उस दौर को बताने की जरूरत नहीं है। यही वो दौर है जब स्क्रीन भी काली हुई थी टीवी चैनल की। 11 साल में आज भारत को इस स्थिति में होना चाहिए था कि वह कई उत्पादों के मामले में चीन को टक्कर दे सके, लेकिन हम बिरयानी को लेकर और रूह अफ़ज़ा को लेकर उलझे हुए हैं। छाता तक चीन से बनकर आ रहा है। क्या मोदी सरकार के 11 साल में भारत छाता बनाकर भी चीन को टक्कर नहीं दे सकता था? भारत $31 मिलियन का छाता आयात करता है, इसमें से 95% छाता चीन से आता है। तो आप क्या बना रहे थे? इसका जवाब सिर्फ मेरे पास